डीएनए मित्रों, आज हम भारत के नजरिए से नेपाल में हुई दुनिया की पहली जेन जी क्रांति का विश्लेषण करेंगे, जिसका मतलब एक लाइन में यह है कि सोशल मीडिया के लिए सब कुछ ही जला देंगे। ये सोच बेहद खतरनाक है और इसका अंजाम आज नेपाल भुगत रहा है। नेपाल की सरकार ने देश में 26 सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया। इस फैसले के खिलाफ आज हिंसक आंदोलन शुरू हो गया, जिसे जेन जी क्रांति का नाम दिया गया। हजारों युवा काठमांडू की सड़कों पर उतर आए, संसद भवन के अंदर घुस गए, नेपाल की संसद को चारों ओर से घेर लिया। आज आपको पता चलेगा आखिर सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ शुरू हुई जेन जी क्रांति इतनी हिंसक कैसे हो गई, जिसमें 19 लोग मारे गए। इस क्रांति में ऐसा क्या है जिसने नेपाल के गृह मंत्री को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया? क्या ये जेन जी क्रांति नेपाल में तख्ता पलट की वजह बनने वाली है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि खून खराबे में बदली ये क्रांति सिर्फ नेपाल के लिए ही खतरनाक है, तो ऐसा नहीं। आज हम आपको ये भी बताएंगे ये क्रांति भारत समेत पूरी दुनिया के लिए कैसे खतरे का बिग अलार्म है। आज नेपाल ने जो भुगता, कल हो सकता है हम, आप, पूरा देश, पूरी दुनिया भुगते। इसलिए नेपाल की राजधानी में आज जो हुआ उसे सिर्फ नेपाल नहीं, भारत के नजरिए से देखिए। क्या किसी देश में सोशल मीडिया की वजह से तख्ता पलट हो सकता है? इस सवाल पर सोच कर देखिए। आखिर नेपाल की जनता सोशल मीडिया की वजह से क्यों बागी हो गई? नेपाल में सोशल मीडिया ऐप्स को बैन क्यों किया गया? इस बैन का असर कितने लोगों पर हुआ? इसका आर्थिक एंगल क्या है? सोशल मीडिया को लेकर नेपाल से पहले कहां-कहां बगावत हुई है? सोशल मीडिया एक क्रांति है या फिर एडिक्शन है? साथ ही नेपाल की इस क्रांति का भारत पर क्या असर पड़ेगा? आज इन्हीं पहलुओं को हम डिकोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आज नेपाल में हुआ क्या। ये जो बार बार जेन जी क्रांति का जिक्र हम कर रहे हैं, इसका मतलब भी समझना होगा। आप में से ज्यादातर लोगों को शायद पता हो कि जेन जी एक जनरेशन यानी पीढ़ी है, जिसे जनरेशन जेड कहा जाता है। इसमें वो लोग आते हैं जिनका जन्म साल 1997 से लेकर 2012 तक हुआ है, यानी 13 साल से 30 साल की उम्र के युवा। यही जेन जी है जो किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण पीढ़ी है, और इसी पीढ़ी ने जेन जी क्रांति का बिगुल फूंक दिया है। इस पीढ़ी ने केपी शर्मा ओली सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इनका गुस्सा इतना कि इन्हें रोकने के लिए सेना को उतारना पड़ गया। युवाओं में आक्रोश इतना था कि इन्होंने नेपाल की संसद पर चढ़ाई कर दी, आगजनी की, तोड़फोड़ हुई। सड़कों पर भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट्स फेल हो गए। पुलिस को फायरिंग करनी पड़ गई, जिसमें 19 प्रदर्शनकारियों की मौत होने की खबर है। वहीं करीब 350 से ज्यादा लोग घायल हैं। आपने दुनिया के कई देशों में सरकार विरोधी प्रदर्शन देखे होंगे, लेकिन यह प्रदर्शन सबसे अलग है, क्योंकि शायद ये पहली बार है जब किसी देश की जेन जी ने बगावत की। इस आंदोलन को नाम दिया जेन जी रिवॉल्यूशन। यह आंदोलन अलग क्यों है और इसका नाम जेन जी रिवॉल्यूशन क्यों दिया गया, इसे समझने के लिए आपको इस विरोध की वजह जाननी चाहिए। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। सरकार का तर्क था ये कंपनियां नेपाल में रजिस्ट्रेशन करने और स्थानीय नियमों का पालन करने में विफल रही। सरकार ने 28 अगस्त से इन कंपनियों को पंजीकरण के लिए 7 दिन का समय दिया, लेकिन टिकटॉक समेत चंद ही ऐप्स ने इन नियमों का पालन किया, जिसकी वजह से 26 ऐप्स को बैन कर दिया गया। इसी के बाद से नेपाल की युवा पीढ़ी केपी शर्मा ओली सरकार से नाराज है। शुरुआत में नेपाल की जेन जी ने बचे खुचे सोशल मीडिया साइट्स पर अपना असंतोष जाहिर किया, ऑनलाइन अभियान चलाया, लेकिन देखते ही देखते ये विरोध डिजिटल स्पेस से निकलकर सड़कों पर उतर आया और आज नेपाल की संसद जंग का मैदान बन गई। लेकिन सवाल यहां यह उठता है, क्या सोशल मीडिया की वजह से किसी देश की जनता बागी हो सकती है? तो इसे समझने के लिए कुछ आंकड़े देखिए। नेपाल की कुल जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है और इनमें से 90% से अधिक लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब समेत लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाली 1.25 करोड़ की आबादी इससे प्रभावित हुई है। नेपाल में 1 करोड़ लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, करीब 45 लाख लोगों के जीवन का हिस्सा यूट्यूब है और करीब 36 लाख इंस्टाग्राम यूजर्स इससे प्रभावित हुए। इस बैन का सबसे ज्यादा असर युवा पीढ़ी यानी जेन जी पर पड़ा। यही वजह है कि आज स्कूल और कॉलेज यूनिफॉर्म में युवा नेपाल की सड़कों पर उतर आए। हालात इतने बिगड़ गए कि काठमांडू में संसद, प्रधानमंत्री निवास
और राष्ट्रपति भवन के आसपास कर्फ्यू लगाना पड़ा। नेपाल सेना को तैनात किया गया और कुछ इलाकों में शूट एंड साइट का आदेश जारी कर दिया गया। इस हिंसक झड़प के बाद जेनजी ने आंदोलन को अपनी जीत बताते हुए आज के लिए तो इसे स्थगित कर दिया। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल यह उठता है, क्या सोशल मीडिया जेनजी के लिए इतना जरूरी हो गया कि वो बगावत कर दें? आज के युग में सोशल मीडिया क्रांति है या फिर एडिक्शन? तो इसके दो पहलू हो सकते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले उस पीढ़ी को समझना होगा जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। जेनजी डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के साथ बड़े हुए हैं। इस जनरेशन के लोग सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। इस जनरेशन की स्कूल के नोट्स से लेकर ऑफिस की मीटिंग्स तक सोशल मीडिया पर होती है। ये जनरेशन किताबें पढ़ने से लेकर रिसर्च तक ऑनलाइन माध्यम से करती है। ये जनरेशन कंटेंट क्रिएशन के जरिए क्रिएटिविटी भी सोशल मीडिया पर ही दिखाती है। जेनजी अपने हक की आवाज भी सोशल मीडिया कैंपेन्स के जरिए उठाती है। इस जनरेशन का एक बड़े हिस्से की कमाई का जरिया भी सोशल मीडिया ही है। सोशल मीडिया ने एक नई अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो आज से 2 दशक पहले नहीं थी। इसका नाम है, अब जो ये व्यवस्था खड़ी हुई है, क्रिएटर इकोनॉमी। सोशल मीडिया की वजह से खड़ी हुई ये इकोनॉमी कितनी बड़ी है, इसके आंकड़े सुनकर आप चौंक जाएंगे। दुनिया भर में करीब 40 करोड़ कंटेंट क्रिएटर्स एक्टिव हैं। 40 करोड़। इनकी वजह से इस मार्केट का वैल्यू 17 लाख करोड़ का है। अकेले भारत में 25 लाख क्रिएटर्स हैं। भारत में कंटेंट क्रिएटर्स का मार्केट 21,000 करोड़ का है। यूट्यूब से पिछले 3 साल में क्रिएटर्स ने 6 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल कॉमर्स का मार्केट अरबों बिलियन डॉलर का है। यानी सोशल मीडिया की वजह से दुनिया में क्रांति तो आई है।